यूके से स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा या शेंजन वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए क्या-क्या स्टेप्स हैं। बायोमेट्रिक डेट्स नहीं मिल रही यूके में, 5-5 6-6 महीने बाद की भी डेट्स नहीं मिल रही, उन डेट्स को कैसे एक्वायर करना है। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस होंगी, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अगर आपने मेरे चैनल पे पुराने व्यूवर हैं तो थोड़ा बहुत शायद आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं अभी कुछ अर्से पहले अप्रैल में स्कूल ट्रिप लेके गया था स्विट्ज़रलैंड में, जिसमें ना सिर्फ मुझे बल्कि कुछ स्टूडेंट्स को जो कि ब्रिटिश नेशनल्स नहीं थे उनको स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए वीज़ा रिक्वायर था। तो मैंने उन सब के लिए वीज़ा जो है वो अप्लाई किया था और इस साल फिर नवंबर में मैं अपनी एक और क्लास को सर्न लैब स्विट्ज़रलैंड के लिए लेके जा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली उसके लिए भी हमें जो है वो वीज़ा अप्लाई करना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अप्लाई कैसे करना है स्विट्ज़रलैंड के लिए अगर वो यूके में हैं ऑलरेडी, और बायोमेट्रिक डेट्स जो हैं वो किस तरीके से मिलेंगी। तो आज की वीडियो जो है वो सारी इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करेगी और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं और क्या गलतियां जो हैं वो आपने नहीं करनी, अदरवाइज आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। तो आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है वीज़ा CSTLScontact.com पे। अगर आपको इसकी जो वेबसाइट है इसका जो लिंक है वो भी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। इसमें आपने लिखना है अप्लाइंग फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम और ऑब्वियसली इसमें 3 मेन सेंटर्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एडिनबरा है, मैनचेस्टर है, लंदन है। ऑब्वियसली मैं लंदन में बेस्ड हूँ तो मैंने वहाँ पर लंदन इसको सिलेक्ट किया है। उसके बाद मैंने ऑलरेडी अपना लॉगिन जो है वो मेरा इसमें अपना अकाउंट जो है वो बनाया हुआ था। तो मैंने या तो आप इसको रजिस्टर करेंगे, मैंने अपना अकाउंट जो है ऑलरेडी बनाया हुआ था तो मैंने उस अकाउंट को यूज़ किया और मैंने इसके अंदर अपना लॉगिन जो है वो किया है। और उसके बाद आप जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो इसमें आप फिल इन जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जब आप इसमें अपना अकाउंट जो है वो बना लेंगे तो ऑब्वियसली आपने इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल इन करना है। तो आपके सामने ये एप्लीकेशन जो है वो आ रही होगी। तो यहाँ पे आप देखें तो क्रिएट एन एप्लीकेशन का जो है वो ऑप्शन जो है वो आपको नज़र आ रहा है। तो अब आप ऑब्वियसली अगर आप सिंगल पर्सन है तो आप ऑब्वियसली सिंगल फॉर्म जो है उसको फिल करेंगे, लेकिन क्योंकि मेरा केस डिफरेंट है, मैंने अपने साथ बच्चों को भी लेके जाना है या अपने एक दो फैमिली मेम्बर्स फॉर एग्जांपल अगर वो मेरे साथ जा रहे हैं ट्रिप पे तो मैंने उनकी भी एप्लीकेशन अगर फिल इन करनी है तो मैं यहाँ पर एक ग्रुप जो है उसको वो क्रिएट करूँगा। आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे एक ग्रुप जो है उसको क्रिएट किया और मैंने उसको नेम जो है वो लेट्स से AJH जो है उसका नेम जो है वो रख दिया। अब जब आप अपना ग्रुप क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली आपने इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल इन करनी है। डिफरेंट तरह की इसमें वो चीज़ें जो है वो आपसे मांग रहे होंगे, जैसे कि अगर आप यहाँ पर आएँ तो वो आपसे नेशनैलिटी से रिलेटेड या डिफरेंट और आपका सरनेम क्या है, पासपोर्ट से रिलेटेड, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिल इन करेंगे। सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जा क्यों रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे टूरिज़्म लिखा है क्योंकि हमने घूमने फिरने जाना है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर क्योंकि हम पढ़ने नहीं जा रहे, किसी से मिलने नहीं जा रहे, यहाँ टूरिज़्म आएगा और उसके बाद आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर ये फिल इन करेंगे और उसको आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऑब्वियसली अगर आप इसमें और ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना जो फॉर्म है उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपके पास डुप्लीकेट की ऑप्शन जो है वो नज़र आ रही है, तो आप अपना जो फॉर्म है उसको डुप्लीकेट जो है वो कर सकते हैं। और डुप्लीकेट जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल इन की होगी पहले वाली वो सारी की सारी एज इट इज़ जो है वो आ जाएगी। यहाँ पर जो होटल का एड्रेस है जहाँ पे आप जा रहे हैं वो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपसे ये पूछते हैं कि आप किस होटल में जो है वो स्टे कर रहे हैं या आपकी जो फ़्लाइट्स हैं वो तमाम डिटेल्स जो हैं वो आपके पास पहले से होनी चाहिए। अगर आपके पास ये डिटेल्स नहीं होंगी तो हो सकता है कि आपको फॉर्म फिल करते हुए मुश्किल का सामना करना पड़े। तो आपने ट्रैवल किस दिन करना है, जो फ़्लाइट्स की डिटेल्स हैं आपके पास या जो आपके ने जिस होटल में जाकर स्टे करना है, या आप booking.com पे जाकर पहले से प्री बुक भी कर सकते हैं, बाद में उसको बुकिंग आप चेंज भी कर सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें आपके अपने ऊपर हैं। सो एनीवेज ये फॉर्म जो है वो मैंने फिल इन कर दिया है जो भी एप्लीकेंट से मेरे साथ। और उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपॉइंटमेंट्स का है, क्योंकि उन्होंने बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट जो है वो लेनी होती हैं। तो अगर आप देखें तो मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मुझे कोई भी अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं मिली। लास्ट टाइम जब मैं स्विट्ज़रलैंड के लिए गया था तो मैंने उनसे पूछा कि अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो उसके लिए कौन सा बेस्ट टाइम है कि मैं उसके लिए दोबारा जाके देखूं तो मुझे अपॉइंटमेंट्स मिल जाए। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप सुबह 6 बजे या रात 12 बजे जो है वो ट्राई करें। तो अगर आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो मैंने दोबारा से पूरी कोशिश की कि मैं सुबह 6 बजे उठकर इस फॉर्म को खोलूं और अपॉइंटमेंट्स के लिए जो है वो अप्लाई करूं। और आप देखें कि मैंने फिर से कोशिश की अपॉइंटमेंट्स को बुक करने की, लेकिन मेरे पास किसी भी किस्म की अपॉइंटमेंट जो है अवेलेबल नहीं है। और ये बहुत से लोगों को ये मसला आता है। अगर आप देखें तो जून तक कोई अपॉइंटमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है, 28 जून तक।
اس کے بعد پھر میں نے 2-3 دنوں بعد پھر کوشش کی. میں نے رات کے ٹائم 12 بجے جو ہے وہ سائن ان کیا اور میں نے کہا کہ شاید کوئی اس ٹائم پہ لک نکل آئے اور شاید کوئی نہ کوئی اپوائنٹمنٹ ہمیں اس ٹائم پہ مل جائے. میں نے اگین لاگ ان کیا اور میں نے جا کر اپوائنٹمنٹ بک کرنے کی کوشش کی. رات 12 بجے کی بات میں کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر بھی مجھے کسی قسم کی جو میری کوشش کے باوجود مجھے کوئی اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹس جو ہیں وہ مجھے نہیں ملی. اور اوبیسلی بہت فرسٹریٹنگ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ڈفرینٹ فیس بک پہ گروپس نظر آ جاتے ہیں یا ڈفرینٹ طرح کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سے اپوائنٹمنٹ پرچیز کر لیں, ہم جو ہے وہ بیچنے کو تیار ہیں. اور جو چیز مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہی سمجھ میں آئی ہے یو کے میں کہ جس طرح پاکستان میں بھی آپ کو یو کے ویزا کی اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی ہوتی, یہاں پر بھی بہت سے لوگ پہلے سے اس کو بک کر لیتے ہیں اور بعد میں بلیک میں بیچ رہے ہوتے ہیں. اور کیونکہ جو لوکل برٹش سٹیزنز ہیں ان کو تو اوبیسلی سوئٹزرلینڈ کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے ان کو اپوائنٹمنٹ نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو اپنے ٹریول کر سکتے ہیں, ان کو کسی قسم کا ویزا اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, تو دے آر لیسٹ بادرڈ. تو یہ ہمارے جو پاکستانی ہیں, انڈین ہیں یا بنگلہ دیشی لوگ ہیں, ان کو ویزا چاہیے ہوتا ہے. اور جو ہمارے لوگ وہاں پر اپوائنٹمنٹس بک کرتے ہیں یہ بھی موسٹلی یہی لوگ ہوتے ہیں, تو بیسکلی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ بلیک پہ بیسڈ ہوتے ہیں. تو آپ کے سامنے ہیں ہم لوگ جو اپنی حرکتیں ہیں, کرتوت ہیں, اس سے جنرلی باز نہیں آتے کہ یہ قسم کی بلیک مارکیٹ ہے. بٹ اینی ویز ہم لیگل وے سے بھی کوشش کر سکتے ہیں. تو میں نے پھر کوشش کی, میں بار بار ٹرائی کرتا گیا, اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ جب میں نے اپوائنٹمنٹ کو ٹرائی کرنے کی کوشش کی رینڈملی, آئی تھنک 1 بجے کا ٹائم تھا, تو آئی واز لکی انف کہ ایک اپوائنٹمنٹ سلاٹ جو ہے وہ مجھے مل گئی. یہ سلاٹ ایسی تھی جو میں بک تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے کرنی پڑ گئی کیونکہ ان دنوں اوبیسلی اسکولس جو ہیں وہ اسکول میں چھٹی نہیں تھی, اور اوبیسلی ویزا اپلائی کرنے کے لیے پھر مجھے ڈے آف لینا پڑتا, تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ ڈیٹ جو ہے وہ مجھے ملے. بٹ اینی ویز میں نے اس کو بک کیا, اور یہ اس ڈیٹ کو پھر میں نے لیٹر آن چینج بھی کیا, وہ بھی اسی طریقے سے کہ میں نے بار بار جاتا تھا, ویب سائٹ پہ کھولتا تھا اور میں اپنی اپوائنٹمنٹ چینج کرنے کی کوشش کرتا تھا لیکن مجھے نہیں ملتی تھی. پھر ایک دن اچانک مجھے جو ہے وہ آپشن نظر آ گیا اور میں نے اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ چینج کر لی. بٹ اینی ویز اس کے بعد جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو اوبیسلی اپوائنٹمنٹ کی کچھ فی جو ہے وہ پے کرنی ہے, اور آپ نے ایکسپریس کوریئر ریٹرن سروسز ہیں جس کی بیسس کے اوپر جو پاسپورٹ ہے بجائے اس کے کہ آپ کو دوبارہ سینٹر میں جانا پڑے جہاں آپ نے بایو میٹرک کے لیے جانا ہے, وہ سیدھا آپ کو جو گھر کے ایڈریس کے اوپر وہ ڈیلیور ہو جائے گی. اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو لائٹ نہ لیجیے گا کیونکہ وہاں جا کر آپ بہت زیادہ خوار ہوں گے اگر آپ کے پاس رائٹ ڈاکومنٹس نہ ہوئے. تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس ویزا اپلیکیشن فی جو ہے وہ فارم جو ہے وہ کمپلیٹ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, اس کو پرنٹ کرنا ہے, اس کو ساتھ لے کے جانا ہے. فوٹوگراف پاسپورٹ سائز, اب یہاں پر ہم لوگوں کے پاس وائٹ بیک گراؤنڈ کی پاسپورٹ سائز تصویریں تھیں, انہوں نے وہ ایکسیپٹ نہیں کی. ہم نے وہیں جا کر جو ہے وہ آئی تھنک 10 پاؤنڈس یا 20 پاؤنڈس پر پرسن پے کیے تھے. وہ 6 تصویریں جو ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں, تو وہیں جا کر ایک فوٹو بوتھ تھا جہاں سے ہم نے بنوائی تھیں. آپ کو پاسپورٹ کی کاپی ظاہر چاہیے ہوگی اور DRP جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کاپی آپ کو چاہیے ہوگی. تو یہ ڈاکومنٹ ہو گئے. اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے وہ ہے پروف آف سفیشینٹ فنڈ, کہ اگر آپ کے پاس آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے یا جو بینک کی ڈیٹیلز ہیں یا بینک اسٹیٹمنٹ ہے جو ہے وہ ساتھ لگانی ہے آپ کے سامنے, اور اٹ شوڈ ناٹ بی اولڈر دین 1 ویک. اگر آپ 2 مہینے پہلے کی دیں گے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو جو لکھا ہوا ہے ڈاکومنٹ پہ جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹ ہیں آپ نے ایگزیکٹلی وہی لے کے جانا ہے جو ایگزیکٹ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, ادروائز وہ آپ سے ڈاکومنٹ نہیں کلیکٹ کریں گے بلکہ آپ کو کہیں گے کسی اور دن آ جائیں, تو بڑا مسئلہ ہوگا وہاں پر کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے. بہت سے لوگ یورپ جانا چاہتے ہیں, تو آپ اگر آپ وہاں جائیں گے اپوائنٹمنٹ والے دن تو بہت زیادہ رش جو ہے وہ لگا ہوگا. اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں تو جیسے آپ کا اسپاؤس ہے فار ایگزامپل, انہوں نے آپ کے ساتھ جانا ہے, تو جنرلی ہمارے یہاں پرسیپشن یہ ہے کہ جو ہسبینڈز ہیں ان کے نام جو ہیں آلریڈی پاسپورٹ پہ لکھے ہوتے ہیں. تو میں نے بھی یہ غلطی کی تھی, میں نے کوئی بھی میرج سرٹیفکیٹ میں لے کے نہیں گیا تھا جب میں لاسٹ میں اپریل میں گیا تھا, تو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا میرا پاسپورٹ. مطلب پاسپورٹ میں مسز کا نام بھی لکھا ہوا تھا, ان کی میری مسز کے پاسپورٹ پہ ان کا نام اور ان کے ہسبینڈ کا نام یعنی کہ میرا نام لکھا ہوا تھا. بٹ انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ میرج سرٹیفکیٹ جب تک نہیں لے کے آئیں گے یہ آپ یا تو ان کی تمام دوسرے ڈاکومنٹس پرووائڈ کریں جیسے کہ ان کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے یا ان کا جو امپلائمنٹ لیٹر ہے, یہ آپ کے ڈپینڈنٹ کے طور پر جو ہے ان کا اپلائی نہیں ہو سکتا. پھر ہمیں وہاں پر بڑی مشکل سے تمام چیزیں جو ہیں وہ آن لائن کسی طریقے سے ارینج کرنی پڑیں. بٹ اینی ویز اگر آپ اپنے اسپاؤس کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو اگر آپ پروف آف میرج یعنی کہ اگر آپ میرج سرٹیفکیٹ لے کے جائیں گے تو آپ ہی کی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ چل جائے گی, آپ کو کسی اور قسم کی ہیسل جو ہے وہ نہیں کرنی پڑے گی جیسے کہ آپ کے اسپاؤس کا جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے یا ان کی جو امپلائمنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ نہیں چاہیے ہوں گی. بٹ اینی ویز اف آئی موو فارورڈ
तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो चाहिए होती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर वो आपसे ट्रैवल इंश्योरेंस जो वो मांग रहे होते हैं, तो कई लोगों को ये पता नहीं है कि ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो किस तरीके से बुक होती है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए डिफरेंट कंपनीज़ हैं, लेकिन जो मैंने कंपनी चूज़ की वो यूके का अपना जो पासपोर्ट ऑफिस है, मैंने उसको चूज़ किया क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी उसको फिल करना आसान था, और मेरा ख्याल है कि काफ़ी उसकी चीप प्राइस थी कंपैरेटिवली। मैंने जो बाकी इंश्योरेंस कंपनीज जिनको देखा, तो आपने उनकी वेबसाइट पे जाना है, अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैंने क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ था तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। आप अपना एक नया जो है अकाउंट उसमें वहाँ जाकर उसको क्रिएट करेंगे, और उसके बाद वो आपको पूछेगा कि आपने किस तरह ट्रैवल करना है। तो मैंने सिंगल ट्रिप लिखा, यूरोप लिखा। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि विल यू बी विजिटिंग इन दीज कंट्रीज। तो जाहिर है अगर आपने स्विट्ज़रलैंड जाना है तो आप ऑब्वियसली इन कंट्रीज़ में नहीं ट्रैवल कर रहे, जो ये लिस्ट यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे यस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नो कर देंगे तो इसका मतलब है पूरा यूरोप नहीं कवर हो रहा, और अगर पूरा यूरोप नहीं कवर हो रहा तो वो जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपको कह देगा कि जी आपकी इंश्योरेंस जो है वो पूरी नहीं है, तो उसको अपडेट करें। तो यहाँ पे भले आप इन कंट्रीज़ में नहीं जा रहे, जो लिस्ट में 3-4 कंट्रीज़ आ रहे हैं, आपने इसको यस करना है। और उसके बाद फिर आप जो बाकी की डिटेल्स हैं कि आप कब आ रहे हैं, आप जा कब रहे हैं और वापस कब आ रहे हैं, वो तमाम डिटेल्स जो हैं वो आप फिल कर देंगे। और नीचे आ रही है कि आप अकेले जा रहे हैं या अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, फ्रेंड के साथ। अगर आप ग्रुप के तौर पे जा रहे हैं, सिंगल जा रहे हैं, तो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर देंगे। तो हम 3 लोगों के लिए 38.95 की ऑफ़र थी उस टाइम पे जब मैंने ये बुक किया था। तो ये इसकी प्राइसेस थोड़ी बहुत वेरी करती रहती हैं, बट एनीवेज़ आप ये इंश्योरेंस जो है ये यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप इसको अपने जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू जो है वो पे कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आप देखें तो ये मुझे ईमेल आई उनकी तरफ से कि जी आपकी इंश्योरेंस जो है वो डॉक्यूमेंट रेडी हो चुकी है, और उसका जो इंश्योरेंस नंबर है वो ये है। उसको प्रिंट करने के बाद आप एज अ डॉक्यूमेंट प्रूफ लेके जा सकते हैं जो स्विट्ज़रलैंड का सेंटर है वहाँ पर। तो उसके बाद प्रूफ ऑफ स्टेटस आपको चाहिए होता है, एम्प्लॉयमेंट लेटर। वो भी लास्ट टाइम मैं बहुत पुराना लेके गया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये आपको नया प्रोवाइड करना पड़ेगा, आप हमें ये ईमेल कर दें। लेकिन अगर आप इस हैसल से बचना चाहते हैं तो अपना नया जो नया एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है 1 वीक से पुराना नहीं होना चाहिए, उसको आप लेटर को लेके जा सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो वो जो तमाम डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं यहाँ पर एज इट इज़ आपने उनको लेकर जाना है। अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो वीज़ा सेंटर में जाकर आपको हैसल होगी। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो जो कंफर्मेशन स्टेटमेंट है वो आप एज अ स्टूडेंट जो भी कंफर्मेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से है वो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपने साथ किसी बच्चे को लेके जा रहे हैं, अपने डिपेंडेंट को या किसी माइनर को लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो फॉर्म फिल करें उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों के सिग्नेचर ज़रूरी हों, क्योंकि अगर एक के सिग्नेचर होंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। मुझे भी याद है कि हम लोग जब गए थे तो मैंने अपने बेटे का फॉर्म को साइन किया था, मिसेस ने साइन नहीं किया था, बाद में उनकी तरफ से ईमेल आ गई थी कि हमें दोबारा फॉर्म भेजें, दोबारा ईमेल करनी पड़ी थी। तो मतलब यहाँ पर किसी भी किस्म की आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हुए गलती नहीं करनी, जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको एज इट इज़ फॉलो जो है वो करना है। स्कूल सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होगा, और ऑब्वियसली बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो भी चाहिए होगा। तो ये तमाम चीज़ें जब आप फिल इन कर लेंगे और तमाम चीज़ें लेकर जाएंगे स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी में, तो उसके बाद बायोमेट्रिक लेने के बाद वो विद इन 15 डेज़ जो है वो या तो अगर आपने सर्विसेज परचेज़ की हुई है तो आपको घर के एड्रेस के ऊपर पासपोर्ट मिल जाएगा, या फिर आपको वहाँ जाकर जो है वो कलेक्ट करना पड़ेगा। उसका भी आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका जो पासपोर्ट है वो आ चुका हुआ है। सो एंड आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बहुत से लोगों को क्यूरीज थी, बायोमेट्रिक का मैंने मसला हल कर दिया इस वीडियो के अंदर। अगेन मैं दोबारा बताता चलूँ कि आपको बायोमेट्रिक डेट अगर नहीं भी मिली तो बार बार ट्राई करते रहें, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। आपकी अगर लक अच्छी हुई तो आपको विद इन 2-3 डेज़ जो है कोई ना कोई स्लॉट जो है वो मिल जाएगी, और उसके बाद उसको आप रीस्केड्यूल भी कर सकते हैं। अगेन उसके लिए भी आपको यही एफर्ट जो है बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।